दोस्तों नमस्कार। देश रोजाना पर यह समय है प्राइम टाइम का, और आज प्राइम टाइम में जो खबरें हिस्सा बनी हैं उनमें मुख्य है कि नंबर 1 तो देश और प्रदेश के अंदर जो सियासी पारा चढ़ रहा है वो पूरी सुर्खियों पर है। यानी कि मणिपुर को लेकर जहां संसद में पूरा हंगामा है, तो वहीं प्रदेश में देश में राजनीतिक मुद्दे बहुत हावी हैं। प्राइम टाइम में आगे बढ़े उससे पहले नज़र डालते हैं उन खबरों पर जो आज सुर्खियों में है। तो पहला नंबर पर वही कि केंद्र सरकार के खिलाफ जो कांग्रेस ने अविश्वास प्रस्ताव दिया है उसको स्वीकार कर लिया गया है और जल्दी इसकी चर्चा होगी, ये मंजूरी स्पीकर ने दे दी है। मणिपुर पर राज्यसभा में भी सत्ता और पक्ष और विपक्ष के बीच गतिरोध बरकरार है। संसद में भारी हंगामा है। प्रधानमंत्री मोदी ने दिल्ली के प्रगति मैदान में बने अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी सम्मेलन केंद्र यानी ICC कॉम्प्लेक्स का धार्मिक अनुष्ठान के साथ लोकार्पण किया है। बंगाल की पंचायत हिंसा पर बीजेपी की टीम ने एक जांच की थी, उसकी रिपोर्ट सौंपी है। और राजस्थान जहां की चुनाव नज़दीक आ गया है, वहां भाजपा के सांसदों ने लाल डायरी लेकर संसद भवन में प्रदर्शन किया। जांच की मांग कर रहे हैं भाजपा के सांसद। दिल्ली NCR में बारिश ने जगह जगह पर रफ्तार पर ब्रेक लगा दी है। कई जगह पर जाम की खबरें आज पूरा दिन चलती रही। तो अब विस्तार से चर्चा प्राइम टाइम की खबरों पर। भले ही पूरे उत्तर भारत में बादल गरज गरज कर बरस रहे हों, लेकिन माहौल है कि ठंडा होने का नाम नहीं ले रहा। अब बात लोगों की करें या राजनेताओं की, सभी को गर्मी सता रही है। इस गर्मी का असर सियासत पर भी देखने को मिल रहा है। तो पहले बात अपने प्रदेश की सियासत की, यानी कि हरियाणा की सियासत की। 2024 के सियासी रण को साधने के लिए, जीतने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अपनी पार्टी की जीत का बिगुल सिरसा की रैली से बजाया था। न केवल बीजेपी बल्कि प्रदेश की सभी सियासी पार्टियों ने जो लोकसभा चुनाव आना है उसके लिए अब रणनीति बनानी शुरू कर दी है। लोकसभा चुनाव के बाद ही कुछ समय बाद प्रदेश के अंदर विधानसभा के चुनाव होने हैं। तो ऐसे में हरियाणा की सियासत में नया ट्विस्ट देखने को मिल सकता है। हरियाणा लोकहित पार्टी, गोपाल कांडा साहब की पार्टी, और उस पार्टी के अध्यक्ष और सिरसा के विधायक गोपाल कांडा गीतिका शर्मा सुसाइड केस में बरी हो गए हैं। तो अब लाजमी है कि हरियाणा की सियासत बदलेगी, क्योंकि गोपाल कांडा का प्रदेश में राजनीतिक रसूख बेहतर है। ऐसे में भाजपा और कांग्रेस दोनों ही पार्टी शायद 2009 का सियासी इतिहास दोहराने में लग जाएं। साल 2009 में गोपाल कांडा ने चुनाव लड़ा था सिरसा का विधानसभा का और जीत लिया था। गोपाल कांडा उस समय हुड्डा सरकार में गृह राज्य मंत्री बने थे। और फिर साल 2019 में गोपाल कांडा ने अपनी हलोपा से चुनाव जीता, विधायक बने, और अब की बार उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को समर्थन देने का ऐलान किया। उनके मंत्री बनने की चर्चाएं भी थी, लेकिन गीतिका शर्मा केस के क्योंकि वो मुख्य आरोपी थे, इस वजह से उन्हें मंत्री पद नहीं मिला। अब ये कयास लगाए जा रहे हैं, क्योंकि हरियाणा के अंदर बीजेपी और जेजेपी के अंदर भले ही सामने दिखाने में कुछ भी बताएं, लेकिन अंदर कुछ ना कुछ गड़बड़ तो चली रही है। और इसके साथ साथ आपको ये भी बता दें कि जो पिछले दिनों NDA की बैठक हुई थी और NDA ने अपने जो सियासी समर्थकों की या सियासी पार्टनर्स की जो सूची जारी की थी कि उनके जो 39 दल शामिल उनके NDA में हो रहे हैं, उसके अंदर गोपाल कांडा साहब की हलोपा भी थी। अब गोपाल कांडा बरी भी हो गए हैं और वह भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में फिलहाल खुलकर सामने आ सकते हैं, क्योंकि पहले तो बीजेपी खुद उन्हें अपने गले लगाने से हिचकिचा रही थी, लेकिन अब क्योंकि उनका जो विवाद था सारा खत्म हो गया, सज़ा उनको हुई नहीं और बरी हो गए। आपको ये भी बता दें कि कुछ समय पहले ही जो एलनाबाद का विधानसभा उपचुनाव हुआ था, उससे कुछ दिन पहले गोपाल कांडा के भाई गोविंद कांडा ने भाजपा ज्वाइन की थी। ऐसे में विधानसभा और लोकसभा चुनाव में अगर किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिलता, एक बात आपको ये जरूर बता दें कि जो गोपाल कांडा है ना, ये मौसम वैज्ञानिक हैं। मौसम के हिसाब से रंग बदलते हैं और इनको जो अपनी मेजॉरिटी का जो उनका पावर मिलती है उसका ये पूरा फ़ायदा भी लेते हैं। आप देख लीजिए 2009 में जब ये विधायक बने थे तो उन्होंने समर्थन दिया था और मंत्री पद लिया था, और 2019 में जब विधायक बने, भले ही मंत्री पद तो नहीं मिला, लेकिन गोपाल कांडा सियासत के अंदर, राज्य की जो राजनीति है उसके अंदर अपना एक किरदार बाखूबी अदा कर रहे थे। अब क्योंकि फ़िलहाल भी सरकार मनोहर लाल जी की अल्पमत की सरकार है और कहीं जेजेपी से कोई गड़बड़ होती है, तो ऐसी स्थिति में गोपाल कांडा की अहमियत ज़्यादा बढ़ जाएगी। जब 2009 में गोपाल कांडा विधायक बने थे तो उस समय कांग्रेस के 40 विधायक थे, और जब 2019 में गोपाल कांडा विधायक बने थे तो उस समय भाजपा के 40 विधायक थे। पहली बार गृह मंत्री बन गए, गृह राज्य मंत्री बन गए थे। अब की बार कुछ गड़बड़ रह गई, तो लगता है कि कुछ ना कुछ बदलाव हो सकता है। आप ये मान लीजिए कि सिरसा जो है वो इंडियन नेशनल लोकदल और जेजेपी का गढ़ माना जा सकता है, क्योंकि ये चौधरी देवीलाल की सियासी भूमि है और इस पर बीजेपी की नज़र भी है। और कांडा एकमात्र सिरसा के विधायक हैं। ऐसे में बीजेपी जरूर चाहेगी कि गोपाल कांडा की हरियाणा लोकहित पार्टी को अपनी पार्टी में मर्ज करा लें।
लेकिन मैंने आपको पहले ही बताया कि गोपाल कांडा राजनीति के मजे हुए खिलाड़ी हैं। देखने वाली बात होगी कि वो गोपाल कांडा जिनको भारतीय जनता पार्टी एक दाग लगने के बाद अपने साथ जोड़ने से हिचकिचा रही थी, इवन अमित शाह जी की जो रैली हुई थी, जिस रैली का मंच सजाने में गोपाल कांडा की बड़ी भूमिका थी, लेकिन मंच साझा करने पे उनको रोक दिया गया था। तो क्या गोपाल कांडा ऐसे हालात में, जबकि अगले आने वाले समय में राजनीति में, हरियाणा की राजनीति में कुछ नया हो सकता है और देश की राजनीति के अंदर भी बहुत बड़ा रद्दोबदल जिस प्रकार के चल रहे हैं आजकल, दोनों तैयारियां कर रहे हैं एनडीए और इंडिया, इसको लेकर मान लिया जाए कि जो सियासी समर होगा बहुत दिलचस्प होगा। तो जहां बीजेपी कांडा के जरिए सिरसा नहीं बल्कि दूसरी आसपास की सीटों पर भी फ़ायदा लेना चाहेगी, तो वहीं 11 साल से अपने माथे पर एयर होस्टेस गीतिका शर्मा की मौत का कलंक लिए जो वो घूम रहे थे, जिससे अब वो बरी हो चुके हैं, तो वो अपनी राजनीतिक राह चुनने के लिए बड़ी आसानी से किसी के साथ हाथ मिलाएंगे या खुद अपने दम पर अपना सियासी दांव खेलेंगे, इस पर नज़र जरूर रहेगी। 2014 में विधानसभा चुनाव में गोपाल कांडा साहब हारे थे, 2019 में फिर जीते और अब क्योंकि राजनीति में आपको पहले से कई बार बता रहा हूँ कि राजनीति कई अलग मोड़ लेगी, तो 2024 के अंदर गोपाल कांडा खुद को किस भूमिका में रखेंगे, इस पर नज़र सबकी रहेगी। तो खैर, ये प्रदेश की राजनीति है, प्रदेश की सरकार अपनी सियासी राह कैसे ख़त्म करेगी ये तो वही जाने, लेकिन लगता है कि प्रदेश सरकार और बाबुओं की राह अभी और चलने वाली है। मैं बात कर रहा हूँ हरियाणा लिपिक एसोसिएशन की हड़ताल की, जिसका आज 22वां दिन है। 5 जुलाई से हड़ताल चल रही है और इसी कारण से प्रदेश की 105 तहसीलों और सब तहसीलों में रजिस्ट्री का काम बंद पड़ा हुआ है। मान लिया जाए कि प्रदेश को लगभग 250 करोड़ रुपए से ज़्यादा का राजस्व का नुकसान हुआ है। लिपिक एसोसिएशन सरकार से 35,400 रुपये ग्रेड पे की मांग पर 2 बार की वार्ता कर चुकी है, लेकिन सरकार के सकारात्मक रुख के बाद भी एसोसिएशन 35,400 रुपये के मानदेय देने पर अड़ी हुई है। 55,000 रजिस्ट्री जो काम है रजिस्ट्रियों का, वो लंबित पड़ा हुआ है और लगभग 4500 करोड़ रुपए का लेन देन प्रभावित है। मुख्यमंत्री के ओएसडी जवाहर यादव ने 13 जुलाई को पहली बार और दूसरी बार 21 जुलाई को लघु सचिवालय में बैठक की, कोई समाधान नहीं निकल पाया है। रार और टकरार देश की राजनीति में भी दिखाई दे रही है। आज जुलाई का वो दिन है जब 2018 में अविश्वास प्रस्ताव लाई थी कांग्रेस। उस समय मोदी जी ने कहा था कि आपको 2023 में भी अविश्वास प्रस्ताव लाने का मौका मिलेगा। जरा सुनिए मोदी जी का वो बयान। 2023 में फिर से आपको अविश्वास प्रस्ताव लाने का मौका मिले। तो मोदी जी ने जो कहा था वो सच हो गया। हंगामे के बीच विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई है और जल्दी ही लोकसभा में इस पर चर्चा भी होगी। कांग्रेस की तरफ से गौरव गोगोई ने जो अविश्वास प्रस्ताव पेश किया, जिस पर 50 से ज़्यादा सांसदों ने समर्थन किया, विपक्षी गठबंधन दलों की बैठक में अविश्वास प्रस्ताव लाने का जो फैसला हुआ था कि अविश्वास प्रस्ताव लाना पड़ेगा, तो अब समझते हैं कि अविश्वास प्रस्ताव लाने की जरूरत क्या थी। जब लोकसभा में विपक्ष के किसी भी दल को ऐसा लगता है कि मौजूदा सरकार के पास बहुमत नहीं है या फिर सरकार सदन में अपना विश्वास खो चुकी है, तो ऐसी स्थिति में अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है। इसे लोकसभा में भी लाया जाता है। सदन का कोई भी सदस्य अविश्वास प्रस्ताव को पेश कर सकता है और इसके लिए ज़रूरी है कि सुबह 10 बजे से पहले प्रस्ताव के लिखित सूचना दी जाए और उस पर 50 सांसदों का समर्थन मिला हो। स्पीकर के सामने इस अविश्वास प्रस्ताव को पेश किया जाता है। चर्चा की तारीख तय होती है। अविश्वास प्रस्ताव लाए जाने के बाद सत्ता में बैठे पार्टी को यह साबित करना होता है कि उनके पास पूरा बहुमत है, और अगर बहुमत साबित नहीं हो पाता तो मौजूदा जो सत्ता की पार्टी होती है उसको इस्तीफा देना पड़ता है। लेकिन इस वोटिंग प्रक्रिया में राज्यसभा के सांसद भाग नहीं ले सकते। तो अविश्वास प्रस्ताव एक संसदीय प्रक्रिया है जिसके तहत विपक्ष सरकार को चुनौती देता है। सदन के ज़्यादातर सदस्य इसका समर्थन करते हैं तो प्रस्ताव पास हो जाता है, और अगर समर्थन नहीं करते तो प्रस्ताव गिर जाता है। प्रस्ताव पास होता है तो सरकार जीत जाती है, और प्रस्ताव पास नहीं होता तो सरकार चली जाती है। लेकिन जो हाल फिलहाल की बात है, अगर आंकड़ों की बात करें तो बहुमत के लिए 272 का आंकड़ा है, यानी कि 272 सांसद। लेकिन सत्ता में बैठी बीजेपी, उसके पास खुद के 303 सांसद हैं, और उसकी जो समर्थक एनडीए पार्टियां हैं उनको अगर मिला लिया जाए तो 331 सांसद हैं इनके पास। और अगर विपक्षी गठबंधन यानी कि इंडिया में शामिल दलों के सांसदों की गिनती करें तो वो 144 है।
तेलंगाना में भारत राष्ट्र समिति, आंध्र प्रदेश की वाईएसआर कांग्रेस और उड़ीसा की बीजू जनता दल को मिला लिया जाए तो फिर 70 सांसद इनके पास होते हैं। अगर अब मौजूदा स्थिति की बात करें तो सत्तारूढ़ पार्टी के पास पूर्ण बहुमत है। ऐसे में अगर विपक्ष मोदी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लेकर आया है तो मान लिया जाए कि लाजमी वो फेल होगा। तो आखिर अविश्वास प्रस्ताव लाने का मकसद क्या हो सकता है? खैर, जब संसद में चर्चा होगी तो इस बात पर चर्चा जरूर होगी। तो अब बात करेंगे देश की आन बान और शान की। आज देश कारगिल विजय दिवस की 24वीं वर्षगांठ मना रहा है। इस मौके पर पीएम मोदी और रक्षा मंत्री ने शहीदों को श्रद्धांजलि दी। पीएम मोदी ने कहा कि भारत के उन अद्भुत पराक्रम वाले जो शहीदों की शौर्य गाथा है वो सबके सामने है और उसी का नतीजा है कारगिल विजय दिवस। मोदी साहब ने उनको वंदन किया, नमन किया और उनको हृदय से प्रणाम किया। इसके साथ ही केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लद्दाख में संबोधित करते हुए कहा कि भारत की रक्षा के लिए 1999 में देश के सैनिकों ने जो वीरता और शौर्य का प्रदर्शन किया था वह स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। गौरतलब है कि कारगिल की जंग 2 महीने 3 हफ्ते और 3 दिन तक चली थी, यानी कि लगभग 3 महीने। हमारे बहादुर सिपाहियों ने पाकिस्तान घुसपैठियों को खदेड़ कर भेजा था और 24 साल पहले आज ही के दिन हमारे देश भारत ने पाकिस्तान को घुटनों के बल ला दिया था। हमारे सीमा प्रहरियों ने पाकिस्तान को यह बता दिया था कि कश्मीर पर कब्जा करने का उनका सपना कभी पूरा नहीं होगा। देश रोजाना परिवार भी अपने वीरों को, अपने शहीदों को, अपने सैनिकों को नमन करता है। तो आज के प्राइम टाइम में इतना ही। दीजिए इजाज़त। कल फिर मुलाकात होगी कुछ उन खबरों के साथ, कुछ उन मुद्दों के साथ जो रखते हैं आपसे सरोकार। तब तक हमसे जुड़े रहें, अपना बहुत ध्यान रखें। शुभ रात्रि। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।